चलिए आज की क्लास हम लोग उसके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके आगे क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, कि क्लास में हम लोग को हमने बताया था आप लोगों को कल आकाशगंगा के बारे में बताया था कि आकाशगंगा कैसे काम करती है, आकाशगंगा की संरचना कैसी है, इन सब की मैंने आपसे चर्चा एक एक करके की थी। ठीक है, बताया था आपको कि आकाशगंगा सर्पिलाकार होती है, सर्पाकार होती है। ठीक है, और फिर उसका मैंने आपको ये मैप दिखाया था कि कैसे जो है उसमें होता है, और उसी सर्पाकार आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी एरावत पथ स्थित है। ठीक है, जिसमें हमारा सौर मंडल है, हमारी पृथ्वी भी एरावत पथ नामक मिल्की वे नामक आकाशगंगा का भाग है। कल हमने इसकी चर्चा किया था। फिर दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा के बारे में हमने बताया था, इसकी चर्चा हमने की थी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो चर्चा की थी, इसके बाद अनियमिताकार आकाशगंगा की जो अनशेप्ड होती हैं, जिनका कोई आकार नहीं होता है और इसमें हमेशा नवीन तारे होते हैं। ठीक है, तो ये आकाशगंगा का हमने बताया था। और ये देखो मैंने आपको ये मैप दिखाया था, देखो ये सर्पाकार आकाशगंगा का ये मैप है। ठीक है, फिर हमने चर्चा क्या किया था, हमने इसके बाद बताया था आपको, देखो ये है वृत्ताकार आकाशगंगा का चित्र है। ठीक है, और यह है अनशेप्ड है, जिसका कोई आकार नहीं है। तो ये इस तरह 3 तरह की आकाशगंगाएं होती हैं, कल मैंने चर्चा की थी। और आप लोगों को इसलिए मैं कोशिश यही करता हूं कि आप लोगों को मैं मैप दिखा करके पढ़ाऊं, जिससे थोड़ा से आप लोगों को समझ में चीज़ें आएँ। फिर मैंने आपको ये बताया था, यहीं पर लास्ट क्लास का यही टॉपिक था, सबसे लास्ट में कल जो छोड़ा था, मैंने बताया था कि हमारे पृथ्वी है, इसमें जो है वो उस कितने छोटे अंग है। सबसे बड़ा क्या है? सौर मंडल है। सौर मंडल के अंदर क्या है? तो आकाशगंगा है। आकाशगंगा के अंदर क्या है? सबसे ऊपर क्या है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के बाद क्या है? आकाशगंगा है। आकाशगंगा के बाद क्या है? सौर मंडल है। सौर मंडल के बाद सौर मंडल में क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी पर कौन है? हम लोग हैं। ठीक है, तो ये क्रम आप लोगों को याद रखना है। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था कल। तो ये सब चीजें अगर आप पढ़ेंगे, चीजों को, छोटी छोटी बातों अगर आप समझेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो आपको चीजें भूलेंगी नहीं और आपको याद भी होंगी, और आपको आपकी जो है आपका जो जीएस होगा वो आपका मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना कि आगे से जो है ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए, जिससे कहीं कोई डाउट कहीं ना रहे। ठीक है ना, तो ये आपको याद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे, अब आज अगला जो क्लास है, हमारी जो क्लास शुरू हो रही है आगे, वो है आपका तारामंडल। ठीक है, तारामंडल की आज हम चर्चा करेंगे। तारामंडल होता क्या है? इसे नक्षत्र मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तारों के समूह हैं। क्या है? तारों के समूह हैं। आधुनिक समय में 89 तारामंडलों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। कितने तारामंडल है? 89। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि तारामंडल कितने हैं, तो तारामंडल कितने हैं? तो 89 तारामंडल पाए जाते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, जिसमें हाइडा सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है, जिसमें 94 तारे हैं। ठीक है, जिसमें 94 तारे हैं, उनको हम हाइडा कहते हैं। अब याद रखना, तारामंडल अलग चीज है। तारामंडल तारों का समूह होता है। ठीक है, और एक समूह में 5 तारे भी हो सकते हैं, 7 तारे भी हो सकते हैं, 10 तारे भी हो सकते हैं। ठीक है, 94 तारे भी हैं। ठीक है ना, तो सेंट्रोरस, सप्तऋषि, जेमिनी आदि तारामंडलों के अन्य उदाहरण हैं। और आप लोगों को गांव में अगर आप लोग हैं, तो गांव में जब आप रात में सोते हैं, तो आपको ये वो बाहर अगर आप लेटे हैं, छत पे लेटे हैं या घर के बाहर लेटे हैं, तो ये सप्तऋषि तारा आपको रोज दिखाई देता है। ठीक है, 7 तारों का समूह है। तो उस जो 7 तारों का समूह है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तारामंडल बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये वहीं पर स्थित है और इसका ये इमेज है। ये देखिए 7 तारों का, ये भी एनसीईआरटी से ही लिया गया है, जिससे आपको समझ में चीजें आ जाएं। ठीक है, ये देखो 7 तारों का समूह है। ठीक है ना, 7 तारों के समूह को जो है देखो दिखाया गया है। देखो ये देखो 3 यहाँ है और 4 तारे ये हैं। तो इस जो 7 तारे हैं, इन्हीं को सप्तऋषि कहा जाता है। ये हमेशा दिखाई देते हैं। ठीक है ना, ये हमेशा दिखाई देते हैं 7 तारों के समूह। ठीक है ना, तो इसी से अगर हम 2 तारे से चिन्हित करके देखेंगे, तो ये ध्रुव तारा की पहचान करा रहा है। इसी में बता रहा कि ध्रुव तारा इसी के आगे जो है वो दिखाई देता है, जो हमारे पोल के ऊपर है। तो ध्रुव तारा की आगे चर्चा मैं अभी करूंगा, अभी उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, पर अभी मैं केवल यहाँ तारामंडल की बात कर रहा हूँ। तो जो ये 3 तारे हैं, ये 7 तारे हैं, इसी को नाम क्या दिया गया है? सप्तऋषि तारा दिया गया है। ये भी क्लास 6 के एनसीईआरटी में ही समझाने का प्रयास किया गया है बच्चों को।
ठीक है, तो याद रहेगा। तो तारामंडल क्या होते हैं, तारों के समूह होते हैं, उन्हीं को हम तारामंडल कहते हैं। और अभी तक हम कितने तारामंडलों की खोज कर चुके हैं, तो 89 तारामंडलों की खोज हम कर चुके हैं, अभी तक 89 तारा हम खोज चुके हैं। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अब हम बात करते हैं तारा, अब और चीजें हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो तारामंडलों के समूह आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। देखो ये एक तारा समूह है, ये दूसरा तारा समूह जिसमें 2 ही 3 तारे हैं। ये देखो ये तारा समूह है, ठीक है। इसके बाद देखो ये तारा समूह है, फिर इसके बाद देखो इतने बड़े तारा समूह है, इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा तारा समूह है, दिख रहा है। तो कई तारों के जो समूह, जो तारे होते हैं, उनको हम एक सर्कल में जब देखते हैं तो उन्हें हम तारा समूह कहते हैं। देखो एक तारा समूह यहाँ भी है, ठीक है, एक तारा समूह ये है, एक तारा तो देखो जोड़ के बताया गया है, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। बात समझ में आ गया ना। तो तारा समूह इन्हीं को कहा जाता है। तो उसी में एक तारा समूह हमारा सप्तऋषि भी है, जो हमें दिखाई भी देता है, इसको हम पहचान सकते हैं। गांव में अगर इसको देखेंगे तो गांव में इस छत पे दिखाई, छत पे अगर आप ऊपर रात में देखेंगे तो आपको लेट करके तो ये सब तारे दिखते हैं, लेकिन हमें असल में पहचान नहीं होती है, तो हम नहीं पहचान पाते कि वो कहाँ दिख रहे हैं, लेकिन ये हमें दिखाई देते हैं, सप्तऋषि तारा समूह, ठीक है ना। तो याद रहेगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं क्वेसार। क्वेसार क्या होता है, हम इसकी चर्चा करते हैं, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो ये भी आकाशीय पिंड होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, चमकीले होते हैं बहुत ज्यादा, आकार में आकाशगंगा से छोटे होने के बावजूद क्वेसर अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। इसकी खोज 1962 में की गई थी, और 1983 में एक ऐसे क्वेसर की खोज की गई जिसका चमकीलापन सूर्य की तुलना में कई गुना अधिक था। उस समय इतना चमका कि सूर्य से कई गुना अधिक था, और यह रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो ये रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं, और क्वेसर का चित्र ये आपके सामने है, इससे आप समझ जाएंगे ये है क्वेसर, ठीक है। देखो ये आकाशगंगा की तरह होते हैं, और ये जो है जब चमकते हैं तो आपस में लड़के देखो ऊर्जा दोनों तरफ निकालते हैं। तो ये ऊर्जा जो निकल रही है इसी को रेडियो तरंगे कहते हैं, और ये गामा तरंगे भी निकालते हैं कभी कभी, ठीक है ना। बहुत तीव्र गति से गामा तरंगे भी निकालते हैं क्वेसर, और ये ऐसे निकालते हैं। तो ऐसे इस तरह के ऊर्जा जो निकलती रहती है इसी को रेडियो तरंग और क्वेसर कहा जाता है। तो ये मैप आपको नेट पे भी आप देख सकते हैं, वहां भी दिखाया गया। देखो ये है क्वेसर, देखो, ठीक है। एक है रेड क्वेसर, एक है ब्लू, देखो दोनों क्वेसर जो है बनाए गए हैं क्वेसर, ठीक है। ये देखिए ये चमकते हैं, और आपस में क्योंकि गैसें सब मिलती हैं, तो गैसों के मिलने से चमकते हैं, और दोनों तरफ ऊर्जा निकालते हैं, इधर भी और इधर भी, इधर भी इधर भी, ठीक है ना। तो इसी को क्वेसर कहते हैं, और यह वायुमंडल, हमारे ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, धूमकेतु की चर्चा करेंगे। धूमकेतु होता क्या है, ठीक है ना। तो धूमकेतु जो होता है ये सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है, और इसकी जो पूंछ होती है वो सूर्य से विपरीत होती है, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा है जो है जो धूमकेतु होते हैं ये धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से निर्मित वह पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परवलयाकार चक्कर लगाते हैं। परवलयाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। परवलयाकार क्या होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अब समझ में आपको चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो धूमकेतु जो है किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं सूरज का, वैसे धूमकेतु भी सूरज का ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो किस कक्षा में लगाते हैं, परवलयाकार कक्षा में लगाते हैं। अभी उसको हम बताते हैं, ये कथा लिख दिया गया है, इसको कक्षा कर लेना आप लोग, ठीक है। चक्कर लगाते हैं, मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है आगे, कि जो धूमकेतु होते हैं ये सूर्य के निकट आने पर सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थों के वाष्पीकरण से धूमकेतु के सिर का निर्माण होता है। जैसे सूर्य के नजदीक पहुंचते तो वाष्पीकरण हो जाते हैं तापमान अधिक होने के कारण, तो ये इनका सिर सूरज की ओर हो जाता है, जबकि इसकी पूंछ सदैव सूर्य से दूर रहती है। सूर्य से हमेशा इसकी पूंछें दूर रहती है, ठीक है ना। हैली नामक धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई पड़ता है पृथ्वी से, हमें 76 वर्ष में, ठीक है। जो 1986 में दिखाई दिया था, अब ये जो है कब दिखाई देगा, तो 2062 में ये पुनः दिखाई देगा हैली, ठीक है। धूमकेतु है ये दिखाएगा जिस सूर्य चक्कर लगा रहा है। तो ये जो है 76 वर्ष में, 76वें वर्ष में ये चक्कर पूरा करता है सूरज का, ठीक है ना। तो ये वही बना दिया गया है। और देखो फोर्ब्स टेम्पल 1
और ये धूमकेतु के अन्य नाम है। तो धूमकेतु के बारे में इतना याद रखना है कि धूमकेतु किसके बने होते हैं, तो धूल, बर्फ और हिमानी के गैसों से निर्मित होते हैं। ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और इसका मैप अभी आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये देखो, ये है धूमकेतु, ठीक है, ये आप धूमकेतु दिख रहा है, ये देखो इसका मुंह, ये मुंह है और ये इसकी पूछें हैं, देखो दो तरफ ऐसी निकली होती है, एक भी निकली होती है, दो भी निकली होती हैं, ठीक है ना। और ये दूसरा मैप है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये समझ में आपको आ जाएगा। ये है सूरज और ये देखो परवलयाकार आकृति में चक्कर लगा रहे हैं, इसी को परवलयाकार या अंडाकार आकृति भी कहा जाता है। और देखो ये सारे धूमकेतु किसका चक्कर लगा रहे हैं, तो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये दिख रहा है, देखो सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं ऐसे। अब देखो ये इसका मुंह किधर है, सूरज की ओर है, और पूंछ किधर है, बाहर की ओर है, सूर्य से सदैव विपरीत में होती है ऐसे, ठीक है ना। तो इसी को धूमकेतु कहा जाता है, ठीक है, धूल कण से और ये सबसे बने होते हैं, ठीक है। और किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि धूमकेतु किसका चक्कर लगाते हैं, तो याद रखना कि धूमकेतु जो है ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, याद रहेगा। या मैप आप लोग देखेंगे तो चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। चीजें इसमें जो है एक खगोल विज्ञान में हमेशा मैप का सहारा लिया जाता है कि इससे चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रहें, ठीक है ना। और देखो ये गैस का जो है बना होता है, देखो गैस के ये होते हैं, देखो गैस है जो पीछे की ओर निकल रही है, ठीक है ना, और ये डस्ट होते हैं, ये धूल कण होते हैं। तो गैस का अलग देखो दो पूछे हैं, बहुत ध्यान से समझना, इसमें दो पूछे हैं, एक किसका है, गैसों का है और एक डस्ट का है, ठीक है, दोनों हैं, दोनों को दिखाया गया है, दो पूछे होती हैं, ठीक है। और देखो ये देखो यहाँ पे भी दो पूछे बनाई गई हैं, एक डस्ट का है, एक धूल कण का है। तो धूमकेतु किसी बने होते हैं और ये जो है इसका मुंह हमेशा सूरज की ओर होता है, जबकि इसकी पूंछ हमेशा कहाँ होती है, ये हमेशा सूरज से विपरीत होती है, ठीक है ना, सूर्य की ओर नहीं होती है। तो धूमकेतु से क्वेश्चन कई बार आया है। और हैली नामक धूमकेतु ये पूछा भी गया है कि हैली क्या है, तो ये धूमकेतु है, ये 1986 में दिखाया, पहली बार दिखाई दिया था और ये अब दिखाई देगा 2062 में, ठीक है ना। तो फिर हम लोग उसको देखेंगे 2062 में, ठीक है। अब इसके बाद आता है उल्का। आप लोग बार बार सुनते होंगे उल्का पिंड, उल्का पिंड, उल्का गिरा है, उल्का गिरा है। तो उल्का के बारे में आज थोड़ा मैं डिटेल आपको बता दूंगा कि उल्का जो है किससे बने होते हैं, क्या होते हैं। और कभी आप लोग देखा होगा जब आप गाँव में रहते हुए, शहरों में रहते हैं, आसमान की ओर जब रात में देखते हैं तो टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, ठीक है। तो हम लोग विश मांग लेते हैं, देखा होगा कई लोग मांगते हैं तो बहुत तेजी से जलता है, अचानक बुझ जाता है, तो वो उल्का ही होते हैं जो टूटता हुआ तारा की तरह हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, जलते हुए। क्यों ऐसे जलते हैं, क्योंकि उल्का पिंड जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं पृथ्वी के, वैसे ऑक्सीजन के कारण जलने लगते हैं। तो ये जब जलने लगते हैं तो हमें कैसे दिखाई देते हैं, जलते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा बोल देते हैं, ठीक है। तो उल्का हमारे पृथ्वी पर हमेशा गिरते रहते हैं, हमेशा गिरते रहते हैं, लेकिन जिसका आकार बड़ा हो जाता है वही हमारे पृथ्वी पर गिरते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका आकार छोटा होता है वो वायुमंडल में ही क्या होते हैं, जल जाते हैं, ठीक है ना। तो उल्का के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये छोटे आकार, ठीक है ना, अभी मैप आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये छोटे आकार के ठोस आकाशीय पदार्थ हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर तीव्र घर्षण के कारण जलने लगते हैं। जब ऑक्सीजन से घर्षण होती है हमारे वायुमंडल में तो ये तीव्र गति से क्या होते हैं, जलने लगते हैं। और जलते समय ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। कभी आप टूटा हुआ तारा देखा होगा, ये जलते हुए क्या करते हैं, आकाश उत्पन्न करते हैं, वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और टूटते हुए तारे शूटिंग स्टार की भांति प्रतीत होते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, तारा टूट गया, तारा टूट गया। तो तारा नहीं टूटता है, वो उल्का पिंड ही होता है जो पृथ्वी पर गिरता है और हमें जलता हुआ दिखाई देता है। तो वो करोड़ों लाखों किलोमीटर ऊपर होता है, सॉरी हजारों किलोमीटर ऊपर होता है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या दिखता है कि जैसे लग रहा है कि बहुत हमारे छत के ऊपर से जलते हुए गया है, ठीक है, जबकि वो हजारों किलोमीटर क्या है, ऊपर होते हैं। अंतरिक्ष में ही जलना शुरू कर देते हैं, वो जल जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ये टुकड़े उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जब इनका आकार बड़ा हो जाता है तो ये हमारे पृथ्वी पर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उल्कापात हुआ है या उल्का पिंड गिर गया है, ठीक है। ऐसे उल्का पिंड हमारे यहाँ भी गिरे हैं, अभी मैं उनको उदाहरण सहित आपको दिखाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे झील बन जाती है, जिस स्थान पे गिरते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं, ठीक है।
लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उल्का पिंड जो है ये इनका संगठन का विभाजन किया गया है, कैसे बनते हैं, क्या पाया जाता है उल्का पिंड में, क्या पाया जाता है, हम पहले इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना कि लोहा तथा निकेल से बने उल्का पिंड होते हैं। कुछ उल्का पिंड ऐसे होते हैं जिसमें लोहा भी पाया जाता है और निकेल भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आकाश में बहुत सारे जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो कहीं ना कहीं किसी किसी पदार्थ के बने हुए हैं, धातु के बने हुए हैं। ठीक है ना, आगे भी अब आपको मैं इमेज दिखाऊंगा तो अब आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, इसके अलावा लोहा और सिलिका से बने उल्का पिंड भी पाए जाते हैं। ये लोहा और सिलिका से भी बने होते हैं। ठीक है ना, और तीसरा सिलिकेट से निर्मित उल्का पिंड। तो 3 तरह के उल्का पिंड होते हैं जो हमारे पृथ्वी पर हमेशा गिरते रहते हैं। नैनीताल में खास करके गर्मियों की छुट्टी में या क्या कहते हैं ठंडियों में उल्कापात ज्यादा होता वहां दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पे नैनीताल है और पर्वतों पे जब आप जाएंगे तो उल्का पिंड और आपको साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि आप बहुत ऊंचाई भी पहुंच जाते हैं। तो वहां इतने उल्का पिंड गिरते हैं जैसे लगता है कि वहां कोई आतिशबाजी हो रही है। तो लोग वहां देखने जाते हैं, उल्का पिंड के नज़ारे को देखने के लिए जाते हैं नैनीताल में, और बहुत भीड़ लगती है वहां। ठीक है ना, आगे बढ़े तो पर्वतों पे हमें उल्का पिंड ज्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि जब बड़े आकार के जब उल्का पिंड होते हैं तो पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने से क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। देखो ये क्रेटर झील है, देखो इसका निर्माण हुआ, ये पर्वत है, इसी पे आके गिर गया तो गड्ढा हो गया। तो जो गड्ढा हो गया बाद में इससे पानी भर गया तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रेटर झील कहते हैं, जिससे विभिन्न झीलों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये देखो शूटिंग, ये है शूटिंग स्टार। देखो ये आपको दिख रहा होगा कि कैसे उल्का पिंड गिर रहे हैं और टूटता हुआ तारा की तरह आपको दिख रहे हैं। ऐसे नजारा आपको नैनीताल में दिखाई देता है। ठीक है, ये देखिए ऐसे नज़ारा आपको दिखाई देता है जब आप पहाड़ों पर ऊंचाई पे जाते हैं। लेकिन जब आप मैदानी भाग में रहते हैं तो कोई कोई जो बहुत बड़े होते हैं वही हमें जलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी जल जाते हैं। लेकिन जो आकार में और बड़े होते हैं तो वो जमीन पर धंस जाते हैं, या फिर हम जो है उसे और झील का निर्माण हो जाता है, कोई और आकृति गड्ढा बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे वैज्ञानिकों ने अपने पास रखा है संग्रहालय में। बहुत सारे उल्का पिंड जो जलने से बच गए थे उनको आज भी अपने पास रखे हैं। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो चीजें समझ में आएगी। तो आपको ये दिख रहा होगा कि उल्का पिंड ही गिर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा के रूप में जानते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना आप। ठीक है, इमेज बनी रहेगी तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ये देखो उल्का पिंड गिर रहा है कैसे, देखो। ठीक है, दिख रहा है उल्का पिंड। देखो ये वाला देखो सबसे बड़ा आकार का है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, देखो जलने लगा कि नहीं जलने लगा? ऑक्सीजन के कारण घर्षण हुआ और ये जलना शुरू कर दिया। अब देखो ये छोटे छोटे भी आकार के हैं, ये छोटे छोटे जो आकार के हैं ये तो वायुमंडल में जल जाएंगे और इनको हम क्या बोलेंगे? टूटता हुआ तारा। लेकिन जो ये बड़ा आकार का है, अगर ये जलते जलते पृथ्वी पर जाके गिरेगा तो हो सकता है कोई झील बन जाए, इससे नुकसान भी होता है, इसे प्राकृतिक आपदा भी मान लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये ऐसी घटनाएं होती हैं। रूस में एक बार गिरा था 1999 में, रूस में गिरा था, तो वहां पे जो है मास्को के से थोड़ा से दूरी पर, तो वहां पे भी कई लोग मर गए थे। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं होती है। अमेरिका में भी ऐसी इसी तरह से गिरा हुआ है, तो वहां भी जो है झील का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, ये देखिए ये उल्का पिंड है, ये गिर रहा है पृथ्वी पर। जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, जैसे ही पृथ्वी देखो वायुमंडल प्रवेश किया, देखो जलने लगा कि नहीं जलने लगा? देखो। ठीक है, और ये धीरे धीरे जलता हुआ चला जाएगा। अगर बहुत बड़ा हुआ तो गिर जाएगा, ठीक है, नहीं तो वायुमंडल में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखो उल्का पिंड जो गिरे हैं और जो जलने से बच गए हैं उनको आज संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, देखो बिल्कुल लोहे के आकार के, लोहे जैसे हैं कि नहीं जैसे हैं? देखो कितने लोहे निकल से सिलिका से बने हैं, देखो बिल्कुल काले काले हैं और ये मजबूत हैं, ये धातु की तरह हैं। ठीक है, तो भविष्य में हम कह सकते हैं ना कि उल्का पिंड का भी धातु बनाई जा सकती है या कोई औजार बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ये देखो उल्का पिंड, ये भी उल्का पिंड ही है जो पृथ्वी पर गिरा हुआ है। देखो ये, ठीक है, ये जो है इमेज है, इसको जो है नेट से मैंने निकाला है जिससे आप देख सकें। ये उल्का पिंड है, ये संग्रहालय में कहीं रखा हुआ है और लोगों को दिखाने के लिए कि इसको देखें और जाने कि उल्का पिंड ऐसे होता है, ऐसे हमारी पृथ्वी पर गिरा हुआ है ये। ठीक है, तो ये जलने से बच गया तो हमको ये दिखाई देने लगा, मिल गया हमको। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये देखो है क्रेटर झील, ये महाराष्ट्र में है, लोनार झील है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र की लोनार झील है। देखो इसी में
आके उल्का पिंड गिरा था और गड्ढा हो गया, तो इसे क्रेटर झील कहते हैं। ये लोनार झील का ही मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो गड्ढा बन गया, इसी को क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। और ये झील देखो पानी भर गया है तो ये झील बन गया है। ठीक है, तो इसका उदाहरण हमारे पास हमारे देश में एकमात्र झील है जो उल्का पिंड के गिरने से बनी है, जिसे हम क्रेटर झील कहते हैं, क्रेटर से बनी है। और ये इसका नाम है लोनार झील। लोनार झील है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका बहुत सारा इमेज आपके उसमें नेट पे दिया हुआ है, आप वहां देख करके और इसके बारे में आप जान सकते हैं अच्छे से। ठीक है ना, ये देखिए अब आगे उदाहरण के रूप में दिया गया है, ये उदाहरण के रूप में। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है कि उदाहरण के रूप में देखा जाए तो यूएसए के बेरिंग उल्का पातीय क्रेटर, वो अमेरिका में झील एक है वो, और लोनार झील महाराष्ट्र में उल्का के गिरने से ही निर्मित हुई है। जो भी बना है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। लियोनिड वर्षा क्या होती है? ठीक है, तो लियोनिड वर्षा क्या होती है? उल्का की आंधी है जिसकी उत्पत्ति लियो नामक तारामंडल में होती है। ये प्रत्येक 33वें वर्ष गिरते हैं। ठीक है ना, आपको यहाँ इमेज दिखाया था मैंने। ये देखो एक तरह से जो इमेज ये गिर रहे हैं उल्का पिंड, देखो एक तरह से वर्षा हो रही नहीं हो रही है, इसी को लियोनिड वर्षा कहते हैं। एक साथ जिससे पानी की बूंदें गिरती हैं, वैसे देखो एक साथ कितनी तेजी से ये पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है लियोनिड वर्षा कहा जाता है। ठीक है ना, वो आपको याद रहेगा। ठीक है, देखो ये पूरा इमेज दिया है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसको आप जब भी पढ़ना तो आप इसको देखेंगे, इमेज देखना, तो आपको चीज़ें याद होंगी। इसके अलावा आप लोग जब अपने घर पे कोई चीज़ पढ़ते हो तो आप मोबाइल सबके पास होता है, तो आप लोग उसका इस्तेमाल आप लोग करिए मोबाइल का अच्छे से, और उसका जो है आप कोई इमेज देखिए कि ये कैसे बनता है, क्या होता है। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं, नया चीज़ पढ़ते हैं, तो आप उसको इमेज जरूर देखा करें, तो उससे आपको क्या होता है कि आपको चीज़ें याद रहती हैं अच्छे से। ठीक है ना, ये लोनार झील का मैप है जो मैंने आपको बनाया अभी दिखाया है, ये बना हुआ है। ये जो झील बन के तैयार है लोनार की, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये एकमात्र झील है जो किसकी बनी है, तो ये बना है आपका किससे, तो ये बना है उल्का पिंड के गिरने से। तो अब आपको उल्का पिंड याद रहेगा सबको। ठीक है, कि इसी को हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। अब आते हैं शुद्ध ग्रह की बात कर लेते हैं, एस्टेरॉयड की बात कर लेते हैं। शुद्ध ग्रह जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना ये हमारे सौरमंडल का भाग है, और ये जो है बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में एक पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। ये पट्टी के रूप में पाए जाते हैं जो है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि शुद्ध ग्रह जो होते हैं, जो एस्टेरॉयड होते हैं, ये किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही ये पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना, देखो ये दिया हुआ है कि ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। इस शुद्ध ग्रहों में ही उल्का पाए जाते हैं, सब टुकड़े वहीं पाए जाते हैं, भटक करके जो पृथ्वी पे चले आते हैं कभी कभी। ठीक है ना, बीच पाए जाते हैं। ये आकार में चंद्रमा से भी काफी छोटे होते हैं। इनकी संख्या लगभग 45,000 के आसपास बताई गई है कि 45,000 लगभग वहाँ ऐसे पिंड पाए जाते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी के रूप में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि शुद्ध ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं। ये भी परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा के दौरान ही कभी कभी भटक करके पृथ्वी की ओर चले आते हैं या और ग्रहों पर भी जाते हैं। ये शुद्ध ग्रहों के में सिरिस नाम सर्वाधिक चमकीला और विशाल है। सबसे बड़ा जो शुद्ध ग्रह है उसका नाम है सिरिस, नाम रखा गया है, वो सबसे बड़ा है। ठीक है ना, जिसका व्यास कितना है, लगभग 1025 किलोमीटर का व्यास उसका है, इतना बड़ा है वो। ठीक है ना, इसके अलावा शुद्ध ग्रह कोबाल्ट, प्लेटिनम, निकेल, आयरन आदि से निर्मित होते हैं। चारबेस्टा एकमात्र शुद्ध ग्रह है, चारबेस्टा नाम उसका नाम है, एकमात्र शुद्ध ग्रह है। फिर इसको हम पढ़ लेते हैं तो फिर इसको आपको मैप में दिखाते हैं। ठीक है, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। नग्न आंख मतलब कि आप बिना चश्मा लगाए या बिना दूरबीन के हम उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी के निकट स्थित विभिन्न शुद्ध ग्रह ऐसे हैं जिनके पृथ्वी से टकराने की संभावना सदैव बनी रहती है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं वहाँ। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको मैप समझाऊंगा तो चीज समझ में आए। देखो यही है आपका शुद्ध ग्रह है, ये देखो यही है। जब पृथ्वी पर आ जाएगा तो उल्का पिंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बने हैं, दिख रहा है आप सबको। ठीक है, ऐसे ही वो भ्रमण करते रहते हैं पृथ्वी के बाहर।
ठीक है। और ये देखिए ये पट्टी आपको सौरमंडल की दिख रही होगी, ये सूरज है, ये सारे ग्रह की पट्टी है, और देखो ये जुपिटर है और ये मंगल है। तो जुपिटर और मंगल के बीच में जो ये पट्टी पाई गई है, यही पट्टी शुद्ध ग्रह की पट्टी है जो यहाँ दिख रही है। और जो ये चक्कर लगा रहे हैं ये सब क्या है, धूमकेतु हैं, ठीक है, दिख रहा है। तो यही सब उसमें मैप में यूनिवर्स का एक मैप बना के इसमें आपको दिखाया गया है। और देखो सब जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन कैसे, दीर्घ वृत्ताकार में, ठीक है, अंडाकार पथ में या दीर्घ वृत्ताकार पथ में ही ये परिक्रमा करते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये वाला मैप जो है ये देखो लिया गया है, ये भी वही पट्टी ही है, ठीक है। देखो ये सूरज है और ये जो पट्टी दिख रही है यही शुद्ध ग्रह की पट्टी है। ये मैप लिया गया है, जब उपग्रह कोई भेजा गया था तो उसी ने यह मैप को खींचा था। ये जुपिटर है, तो मंगल भी कहीं होगा। और देखो जो ये वाला है, देखो ये भी एक ग्रह है, दिख रहा है। और देखो ये सूर्य की ओर आ रहे हैं, देखो यही धूमकेतु है, देखो इसकी मुंह किधर है, सूरज की ओर है, ठीक है। तो ऐसे इमेज आप देखेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में चीजें आती हैं, ठीक है ना। अब ये चीजें याद होगा। देखो ये आपस में टकराते हैं तो जल भी जाते हैं, देखो यहाँ पे जल भी रहे हैं, तो इसमें इसी में जो है ये बने रहते हैं, इसी पट्टी के रूप में ये लोग पाए जाते हैं। तो ये रियल पिक है जो आपको यहाँ पे आपके सामने ये स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है, ये रियल पिक है, एक इसी जो है मिशन ने इसके तहत से खींचा गया था, ठीक है ना। अब आते हैं, ये आपको समझ में सबको आ गया होगा कि जो है ये क्या होते हैं, आपका क्या शुद्ध ग्रह क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, किन किन पट्टियों के रूप में। तो ये मैप बना के आपको समझाने का प्रयास किया गया है, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं अच्छे से। ये मैप में दिखाने का प्रयास किया गया है कि जिससे आप मैप देखेंगे तो आपको इमेज बनेगी और आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी, ठीक है ना। ये देखिए दिख रहा है सब आपको, तो ये अब आप याद रहेगा आपको और आप भूलेंगे नहीं चीज़ें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ध्रुव तारा की, ठीक है। ध्रुव तारा और साउदर्न क्रॉस तारा क्या होता है और इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी पर आप लोगों को पता होगा कि हमारी पृथ्वी पर, ये हमारी अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी पर एक होता है जो है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल का जो निर्धारण होता है वो ध्रुव तारा से होता है, ठीक। ध्रुव तारा जहां होगा उसी के ठीक जहां पर पृथ्वी पर उसी को हम नॉर्थ पोल कहते हैं। और साउथ में, दक्षिण ध्रुव में जो साउदर्न क्रॉस तारा होता है, उससे जो जहां सीधा पृथ्वी पर होगा उससे हम क्या कहेंगे, साउथ पोल कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नॉर्थ पोल का निर्धारण किस तारे से होता है, तो नॉर्थ पोल का निर्धारण किससे होता है, ध्रुव तारे से होता है, ये बात याद रखना। और साउथ पोल का निर्धारण किस तारे से होता है, साउदर्न क्रॉस तारे से होता है। तो जहां तारा होगा ठीक उसी के नीचे जो स्थान होगा पृथ्वी पर वही नॉर्थ पोल, और साउदर्न तारा के ठीक नीचे जो स्थान होगा उसे क्या कहेंगे, साउथ पोल कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ देखो लिख दिया भी गया है कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है, दिखाई पड़ता है। उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण यह हमेशा एक ही दिशा में दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये चूंकि पृथ्वी के ठीक ऊपर है इसीलिए हमें यह हमेशा, पृथ्वी कितना भी गोल गोल नाचती रहेगी लेकिन ये कहाँ दिखाएंगे, ठीक हमेशा ऊपर की दिखाई देगा, ठीक है ना। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की घूर्णन अक्ष पर स्थित होता है, एकदम बिल्कुल ऊपर स्थित है। अब पृथ्वी कितना भी घूमेगी लेकिन वो अपने स्थान पर ही क्या होगा, हमें दिखाई देगा। ध्रुव तारे के आधार पर ही उत्तरी ध्रुव की पहचान की जाती है। वास्तव में ध्रुव तारा पृथ्वी की सतह के जिस बिंदु से लंब कोण बना रहा होता है वही बिंदु उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ये मैप से आपको समझ में चीजें आ गई होंगी कि उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, अब आपको याद रहेगा, ठीक है। कि उत्तरी ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो ध्रुव तारा से। और दक्षिण ध्रुव के निर्धारण में साउदर्न क्रॉस नामक तारे की सहायता ली जाती है। याद रहेगा कि उत्तरी ध्रुव का निर्धारण कैसे हुआ है और दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों याद रखना। मैप आपके पास याद रहेगा, पीडीएफ रहेगा तो आपको चीजें अच्छे से याद होती
चली जाएंगी। और ये देखिए पृथ्वी है और देखो इसके ऊपर ठीक ध्रुव तारा चमक रहा है। तो ये पृथ्वी कितना भी घूमती रहेगी तो ध्रुव तारा तो अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, वो हिलेगा ही नहीं। तो हम साउथ जहाँ पे वो उसका सबसे नीचा बिंदु जो होगा कोणीय, उसी को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल कहते हैं। तो ये एक मैप हमको मिला था नेट पे, तो हमने सोचा कि इसको आपको दिखाएंगे तो आपको चीजें याद होंगी, अच्छे से याद रहेगा आप सबको, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। देखो एक मैप और दिया है, सावधान देखो, ये है, देखो नॉर्थ पोल का मैप दिया है। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यह देखो ये ध्रुव तारा है और ठीक इसके नीचे जो है पोल है, पोलर स्टार है, वो तो पोलर स्टार ध्रुव तारा हो गया। और ठीक नीचे देखो जो ये वाला क्षेत्र है ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये साउथ पोल है। इसी को दिखाया गया है आपको इमेज के रूप में, जिससे आपको चीजें समझ में आए, कि आप चीजें आपको याद रहें, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे तारों की। तारा क्या होता है, तो जो सूर्य है वो भी क्या है, तारा है। और सारे तारे किससे बने हैं, हीलियम और हाइड्रोजन से। किससे बने हैं, हीलियम और हाइड्रोजन से बने हैं, वही हमारे तारे हैं, ठीक है। देखो तारा जो है बनने की प्रक्रिया है, पूरी साइकिल है तारों की, कैसे तारा बनते हैं और कैसे तारों का भी विस्फोट हो जाता है और फिर अंत में तारा क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो वही मैप बनाया गया है, इसको और अच्छे से भी हम समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ लिखा है, तारे का जन्म निहारिका में स्थित गैसों के नाभिकीय संलयन से होता है। कौन सी गैसें होती हैं, तो कौन सी गैसें होती है बेटा, तो होती है कौन सी, हीलियम और हाइड्रोजन, जिसे स्टेलर नेबुला भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो गैसों के मिश्रण से ही क्या बनते हैं, तो बनते हैं क्या, तारे बनते हैं। और आप तारे में जो सूर्य का जो संरचना है वही तारों की संरचना है। क्यों, क्योंकि सूरज भी क्या है, एक तारा ही है जो हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक है, इसी कारण हम उसको क्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं। अभिनव विस्फोट से आदि भ्रूण तारे का जन्म होता है। जब अभिनव विस्फोट होता है ब्रह्मांड में तो सबसे पहले भ्रूण तारे का जन्म होता है। भ्रूण मतलब होता है जैसे भ्रूण बच्चों में होता है ना, जब बच्चे जन्म लेते हैं सबसे पहला जो स्टेज क्या होता है, भ्रूण का होता है। वही भ्रूण मतलब कि पहला तारे का निर्माण हो रहा है। लेकिन जब हाइड्रोजन समाप्त होने के पर तारा सुपरनोवा विस्फोट के साथ ही समाप्त हो जाता है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि तारे का निर्माण किस विस्फोट से होता है, अभिनव विस्फोट से होता है, जो हम लोग बिग बैंग थ्योरी में पढ़ते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाए, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होती है, हाइड्रोजन ज्यादा होता है 76% होता है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन समाप्त हुआ, ठीक है, वैसे ही तारा मरने लगता है। और जब तारा मरने लगता है उस स्थिति को क्या बोलते हैं, सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के साथ तारों का क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तथा उसका कोर से घूर्णन पल्सर कहलाता है, ठीक है ना। बहुत ध्यान समझना कि बहुत अच्छी ये यहाँ बताई गई है कि अभिनव विस्फोट से तारों का जन्म होता है और हाइड्रोजन समाप्त होने पर सुपरनोवा विस्फोट से तारों की क्या होती है, समाप्ति होती है। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा तारों की मृत्यु को बताता है, ठीक है। और सूरज का भी एज है, सूरज भी एक दिन विस्फोट हो जाएगा और सूरज खत्म हो जाएगा और जितने भी सौरमंडल में लोग हैं सब नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी नष्ट नहीं हो रहे हैं, अभी बहुत टाइम है, आप लोग पढ़ाई करते रहना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तारे के द्रव्यमान के आधार पर तारा श्वेत जीवाश्म, ठीक है, श्वेत जीवाश्म, श्वेत वामन तथा ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र के में बदल जाता है। जब तारा मर जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे बिल्कुल होल बन जाता है विस्फोट होने के बाद, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं या कृष्ण छिद्र कहते हैं, ठीक है ना। अभी मैं दिखाऊंगा, समझ में आपको आ जाएगा। चंद्रशेखर सीमा, ब्लैक होल की जो सीमा निर्धारित किया था उस सीमा को क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा गया है कि चंद्रशेखर सीमा किसका निर्धारण किया, तो ब्लैक होल की सीमा का निर्धारण किसने किया है, चंद्रशेखर ने। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नाम था उनका, ये भारत के वैज्ञानिक थे जो है, और ये अमेरिका में बस गए थे। तो इन्होंने ही इसकी सीमा का निर्धारण किया था ब्लैक होल की, इसलिए इसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। भी आपको दिखाऊंगा तो वो याद आ जाएगा आपको। इसका प्रतिपादन 1930 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किया था। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना हो तो यह वह कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल बन जाता है, मतलब उसका आकार बढ़ जाता है। चंद्रशेखर ने 1983 में खगोल भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। यही बताने के कारण उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ब्लैक होल क्या है, यह तारे का केंद्र होता है। ब्लैक होल क्या होता है, तारे का केंद्र होता है, जो प्रकाश के
अपरावर्तन के कारण दिखाई नहीं देता है, परंतु इससे एक्स किरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होने के कारण या अपनी उपस्थिति का आभास करवाता है। एक्स किरणों की खोज रोटजन ने की थी। ठीक है, तो इसमें एक्स जो विस्फोट होता है तो में एक्स किरणें निकलती हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि ब्लैक होल से कौन सी किरणें निकलती हैं, तो एक्स किरणें निकलती हैं। ठीक है ना। अब ये देखो विस्फोट की स्थिति दिखा रही है, ये देखिए तारे का विस्फोट दिखा रहा है, यही इसी स्थिति को बोलते हैं सुपरनोवा। ठीक है ना। ये तारा है, देखो चारों तरफ विस्फोट हो गया, और इस क्यों विस्फोट हुआ, क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन समाप्त हो गया, और जैसे हाइड्रोजन समाप्त होगा तो ये बिल्कुल रेड दिखाई देगा, और वो और जब विस्फोट हो जाएगा तो विस्फोट की अवस्था को क्या बोलते हैं, सुपरनोवा कहा जाता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए एक मैप और दिखाया गया, ये देखिए ये है आपका ये तारे का केंद्र है, और ये पूरा तारा है। ये देखो सुपरनोवा की स्थिति होने जा रही है, ये विस्फोट होने जा रहा है। ये अंतिम स्टेज के बारे में वो दिखाया गया है। ठीक है, कि ऐसे ही तारा रेड होते हुए चमकता है और चमक करके नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए तारे का विस्फोट का दिखाया गया है, ये चीजें आप देख लीजिए ध्यान से। ये तारा पहली अवस्था है। तारा में जब हाइड्रोजन खत्म हुआ तो थोड़ा विस्फोट हुआ, इसके बाद और विस्फोट हुआ, बढ़ा, और ज्यादा विस्फोट, और ज्यादा विस्फोट, और ये है इसी ब्लैक होल हो गया। ठीक है, और ये है ब्लैक होल। तारा नष्ट हुआ, और जो ये सीमा निर्धारित की गई है इसी को कहते हैं ब्लैक होल। और ब्लैक होल की खासियत क्या है, इसी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी लकीर खींचा है इसी का निर्धारण उन्होंने किया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। ठीक है, अब ध्यान से चीज समझना, अगर हम बात करें चंद्रशेखर सीमा की तो बहुत ध्यान समझना चीज को। इसकी विशेषता क्या है चंद्रशेखर सीमा की, कि इसमें प्रकाश भी नहीं बच पाता है। इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं पाता है। अगर कोई प्रकाश इसके इधर से जाता है तो वो जा नहीं पाता है, बल्कि उसी में खींच के चला जाता है। ठीक है, तो ये प्रकाश को भी खींच लेता है, जबकि प्रकाश का कोई वेट नहीं होता है, लेकिन इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है कि ये प्रकाश को भी खींच लेता है ऐसे। ठीक है, प्रकाश जा रहा है, जा नहीं पाता इसके आगे से, वो इसी में खींचता हुआ चला जाता है। क्यों, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है। अब समझ में चीजें आ गई होंगी आपको, कोई डाउट नहीं हुआ होगा आपको ना। ठीक है ना, इसी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ये तारों के विस्फोट के बाद ये अवस्था बनती है, और जो ब्लैक होल होता है यही जो है आपका जो तारों का केंद्र माना जाता है। ठीक है ना, और हीलियम समाप्त हो जाएगा तो सुपरनोवा हो गया, और अभिनव सिद्धांत हो गया, जो विस्फोट के बाद उससे जो गैसें बनी तो उससे तारों का निर्माण होता है। ठीक है, ये सारी इमेज आप एक बार और देख लीजिए, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। बाकी आपको पीडीएफ मिलेगा, तो आप लोग प्लीज अपने रूम पर, अपने घर पे वीडियो भी देखना, और इस पीडीएफ को भी देखते रहना। ठीक है, क्योंकि आपको जो है ये इसीलिए आपको समझाने के लिए सब भेजा, आपको इमेज में भेजा दिखाया जा रहा है, ये चीजें आपको याद रहें। और जो ये वाला मैप है यही असल में ये रियल पिक्चर है, ये रियल पिक्चर नहीं है, ये तो बनाया गया कंप्यूटर से समझाने के लिए, लेकिन रियल पिक्चर ये है। ये जो है 2019 में खींचा गया था, यही एकमात्र है जो सुपरनोवा का पिक अभी तक हमारे पास उपलब्ध है वास्तविक रूप में देखा जाए तो। ये 2019 में ये सुपरनोवा का पिक पहली बार आया था। ठीक है, इसके पहले अभी तक कोई ऐसा पिक नहीं मिला था। हम कंप्यूटर से समझते थे, बनाते थे, जिससे लोगों को समझा सके, लेकिन हम 2019 में सैटेलाइट की मदद से इसको हम खींच पाए हैं। पहली बार ये सुपरनोवा का आपको मैप दिख रहा है, ब्लैक होल का मैप दिख रहा है। ठीक है।